अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 मैं 10 सवाल कर चुका हूँ। क्योंकि ये लंबी लेंदी एक्सरसाइज है, इसलिए मैं इसे जो है ना पार्ट वाइज कर रहा हूँ। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 18 है। अब इसके बाद इस वीडियो में जो है ना मैं 8 क्वेश्चन और कर दूंगा तो 7.1 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 तक मैं कर चुका हूँ, सही है ना। यहाँ पे अब तक जो हमारे पास फार्मूला इस्तेमाल हुआ है उसमें डिस्टेंस फार्मूला है, रेशो थ्योरम है और मिड पॉइंट फार्मूला है, और यही तीनों इस्तेमाल होंगे। तकरीबन आगे जाके हमारे पास एक इन सेंटर के लिए फार्मूला इस्तेमाल होगा, सही है। तो आइए देखते हैं, तो जो है ना सॉल्व करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 10 तक मैं कर चुका। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि ए बी आर कोऑर्डिनेट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। देयर आर 2 पॉइंट्स दैट ट्राइसेक्ट द सेगमेंट ए बी, फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि एक लाइन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि ए बी इज अ सेगमेंट, यानी ए बी एक लाइन सेगमेंट है। सेगमेंट में बता चुका हूँ, पार्ट ऑफ द लाइन को कहते हैं। लाइन का कोई पार्ट ले लीजिए आप, वो भी लाइन ही होता है हमारे पास। उस पर 2 पॉइंट मौजूद है हमारे पास, ए और बी। कोऑर्डिनेट ऑफ ए दिया हुआ है हमारे पास। कोऑर्डिनेट ऑफ ए दिया हुआ है 2 और 7, और कोऑर्डिनेट ऑफ बी दिया हुआ है -4 -8। हमें कह रहा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, यानी इस लाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकालना, सही है ना। कह रहा फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। देयर आर 2 पॉइंट्स दैट ट्राइसेक्ट द सेगमेंट ए बी। 2 पॉइंट्स उस पर मौजूद हैं जो सेगमेंट ए बी को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। इन पॉइंट्स के नाम हम डिफाइन कर देते हैं। ए बी से हम सी ले लेते हैं, इसे हम डी ले लेते हैं। सी के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और डी के कोऑर्डिनेट को x2 y2। सी x1 y1 डी x2 y2, सही। किसी भी लाइन पर अगर कोई पॉइंट होगा ना, किसी भी लाइन पर कहीं भी डाला वो आपको, बेशक वो लग रहा हो कि मिड में, किसी भी लाइन पर अगर कोई पॉइंट आपको लग रहा है तो ये पॉइंट ऑफ डिवीजन ही कहलाएगा। इसके बारे में अगर इंफॉर्मेशन गिवन होगी तो सिर्फ एक गिवन होगी, और वो ये होगी कि इज द मिड पॉइंट, तो हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे। और अगर किसी पॉइंट को मिड पॉइंट मेंशन नहीं किया गया है तो वो मिड पॉइंट नहीं है, वो पॉइंट ऑफ डिवीजन है। उसके लिए हमें रेशो दिया हुआ होना चाहिए, तो हम निकालेंगे, रेशो थ्योरम यूज करेंगे। तो सी और डी इस लाइन पर 2 पॉइंट है, जाहिर सी बात है दोनों पॉइंट ऑफ डिवीजन है, तो उसके लिए रेशो होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट ऑफ डिवीजन भी निकालना है और रेशो भी नहीं दिया हुआ है, तो पॉसिबल नहीं है निकालना। चूंकि इन दोनों पॉइंट के नाम रख दिया गया है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, जब किसी पॉइंट का नाम पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन रख दिया जाए तो वो इस रेशो से डिवाइड करता है। यहाँ से देख लीजिए आप, ए से बी तक अगर मैं ये मिटा दूँ तो ये थोड़ा सा पोर्शन है, ये ज़्यादा पोर्शन है, तो ये इसको डिवाइड करेगा 1:2। और जब मैं इसे मिटा दूंगा तो ये बड़ा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। तो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन जब भी पॉइंट के नाम दे दिए जाएंगे, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, तो उनका रेशो फिक्स्ड हो जाएगा, और रेशो यही होगा 1:2। फिर दूसरे वाले को 2:1, फिर तीसरे वाले को 1:2, इसी तरह चलता रहेगा। ठीक है जी, सॉल्व करते हैं इसे। लिख रहा हूं मैं, लेट सी x1 y1 and d x2 y2 be the required point of trisection. ये वो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है जो हमें कैलकुलेट करना है। पहले सी कैलकुलेट कर लें, सी x1 y1 डिवाइड द गिवन सेगमेंट, सेगमेंट ए बी विद रेशो 1 और 2। तो m की जगह 1 आ गया, n की जगह 2 आ गया, बाई रेशो थ्योरम। रेशो थ्योरम यूज करेंगे, और मैंने आपको बताया कि हम इंटरनली डिवीजन फार्मूला ज़्यादातर यूज करेंगे।
जब अगर हमें डिफाइन ना होगा एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है या इंटरनली डिवाइड कर रहा, और डिफाइन हो जाए तो हम दोनों यूज़ करेंगे जो कहेगा। ठीक है जी, रेशो थ्योरम सी निकालना है हमने। ये है रेशो थ्योरम, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, एम बाई टू प्लस एन बाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, एम दिया हुआ है वन, ये रहा एक्स वन वाई वन, एक्स टू की जगह दिया हुआ है -4, एन दिया हुआ है 2 और एक्स वन की जगह दिया हुआ है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, एम दिया हुआ है 1, वाई टू दिया हुआ है हमारे पास -8, एन दिया हुआ है 2 और वाई वन दिया हुआ है 7 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। तो ये हो जाएगा -4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, और ये हो जाएगा -8 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 3 का मतलब 0, और ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 3। इसको कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 0 और 2। ये आ गया कोऑर्डिनेट ऑफ सी, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन पहला सी आ गया हमारे पास, ये आंसर हो गया। इसी तरह आप डी भी पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, तो हम लेट कर लें, लेट डी, इसके कोऑर्डिनेट को हमने रिप्रेजेंट किया है x2 y2 से, डिवाइड द गिवन जो है गिवन सेगमेंट ए बी विद रेशो, अब रेशो हो जाएगा 2 और 1, वही बाई रेशो थ्योरम। डी निकालना x2 y2, रेशो थ्योरम वही यूज करेंगे, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, एम दिया हुआ है हमारे पास 2 और x2 ये रहा हमारे पास -4, 2 -4 प्लस 1, x1 दिया हुआ है 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, एम दिया हुआ है 2, y2 दिया हुआ है -8 प्लस एन दिया हुआ है 1 और y1 दिया हुआ है 7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, ये हो जाएगा -8 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा -16 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाई 3, और ये हो जाएगा -9 डिवाइडेड बाई 3, कैंसिल हो जाएंगे दोनों, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, ये डी आ गया। तो हमने कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकाल लिया दोनों सूत्रों में, सही है, यहाँ भी और वहाँ भी। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है जी, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी किसी पॉइंट के बारे में वो कह देगा कि इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, तो रेशियो फिक्स्ड हो जाएगा 1:2, एक ही पॉइंट है तो 1:2 लेंगे, एक और पॉइंट है तो 2:1, एक और होगा तो फिर 1:2, इसी फॉर्म में चलेगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। आइए, ये आसान सा चैप्टर है, लास्ट ईयर मुझे टाइम नहीं मिल पाया, वरना मैं ये यकीनन आपके लिए कर देता लास्ट ईयर ही, क्योंकि और भी बहुत सारे काम करने थे। ठीक है जी, अब ये सेकेंड ईयर वाले एप्टीट्यूड की तैयारी करेंगे, तो मैंने एप्टीट्यूड के हवाले से भी सॉल्व करके डाला हुआ है, कुछ तो मैंने पास के पेपर सॉल्व करके डाल दिए हैं, एनएडी के पेपर सॉल्व करके डाल दिए हैं, पास पेपर। अब मैं चैप्टर वाइज इसे सॉल्व करूँगा, तो आप देखिएगा आपके काम भी आएगा। चैप्टर वाइज जो है ना सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाऊँगा और सॉल्व करूँगा उसे मैं आपके लिए, सही है ना। इंशाल्लाह इस साल मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ऐसा हो जाए। चैप्टर वाइज पहले फर्स्ट ईयर के तमाम चैप्टर सॉल्व करूँगा, फिर सेकेंड ईयर के तमाम चैप्टर अगेन सॉल्व करूँगा, लेकिन वो MCQs वाइज सॉल्व करूँगा मैं सारे। पहले ब्रीफ जो है ना डिस्क्रिप्शन दूंगा आपको सारी, कि जो है ना चैप्टर के बारे में सारी जो है ना आपको मालूमात दूंगा, उसके बाद देन हम सॉल्व करेंगे उसे। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि द वर्टिसेस PQ एंड R ऑफ अ ट्राइंगल आर, एक ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हमें, एक का नाम P है, एक का नाम Q है और एक का नाम R है। कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर एंड ऑल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्किल। सर्कम सेंटर
मैं आपको समझाने के लिए पहले एक बड़ा सा बना देता हूँ, मिटा दूंगा मैं। सरकम सेंटर क्या होता है, ये मैं उल्टा बना रहा हूँ, पहले ट्राइंगल बनाते फिर हम सर्किल बनाते हैं उसके बाद। मैं पहले सर्किल बना दे रहा हूँ ताकि ज़रा अच्छा सा बन जाए। सही है ना। सरकम सर्किल कहलाता है एक ऐसा सर्किल जिसको ट्राइंगल के तमाम वर्टिसेस, यानी ट्राइंगल पर ड्रॉ हो उसके तमाम वर्टिसेस उसे टच कर रहे हो, इज कॉल्ड सरकम सर्किल। सही है ना। और उसका सेंटर जो है वो कहलाएगा सरकम सेंटर। तो ट्राइंगल के पॉइंट्स गिवन है, एक का नाम पी दे दिया है, मर्जी या कहीं भी लिख दें, एक का नाम क्यू दे दिया और एक का नाम आर दे दिया। सही है ना। हमने सरकम सेंटर निकालना है, ठीक है जी। तो हमें पता है यहाँ ये सरकम सेंटर हो गया, इसको हम नाम दे दें ओ बी सी, ओ दे दें, कुछ भी दे दें हम नाम। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो कहलाएगा आर, क्योंकि ये सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कहलाएगा आर, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कहलाएगा आर। सही है ना। सरकम सेंटर होता क्या, उसकी डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल पर हम एल्टीट्यूड ड्रा करेंगे। एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर लाइन को कहते हैं, इस लाइन का परपेंडिकुलर ही है, इस लाइन पे परपेंडिकुलर ही है, और इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। ये एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, इज कॉल्ड सरकम सेंटर। सही ना। तो बाय डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ, अगर मैं इस पॉइंट को ओ दे दूँ तो ओ से पी तक का डिस्टेंस, ओ से क्यू तक का डिस्टेंस और ओ से आर तक का डिस्टेंस सारे हमारे पास रेडियस है। यही कंडीशन हम यूज़ करेंगे। कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सरकम सेंटर, हमें कोऑर्डिनेट ऑफ सरकम सेंटर निकालना है, ऑल्सो रेडियस ऑफ द सरकम सेंटर, रेडियस भी निकालना है। सरकम सेंटर मैंने आपको बताया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल पर हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करें, एल्टीट्यूड हर साइड पर ड्रॉ करना होगा। एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन को कहते हैं हम, उस पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो कहलाएगा सरकम सेंटर। तो अब एक छोटा सा फिगर बना रहा हूँ मैं, ये तो मैंने आपको समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 12, ये हमने सर्किल बना दिया और इसके अंदर ये ट्राइंगल बना दिया। इस ट्राइंगल का ये सेंटर हो गया, इस ट्राइंगल का एक एल्टीट्यूड ही है, एक एल्टीट्यूड ही है और एक एल्टीट्यूड ही है। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा सरकम सेंटर, जिसे हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। पी मैंने यहाँ लिख दिया, क्यू मैंने यहाँ लिख दिया, पी के कोऑर्डिनेट दिए हुए मैं लिख दे रहा हूँ पी के कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ऑफ पी दिया हुआ है 2 और 1, 2 और 1। कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू दिया हुआ है हमारे पास 5 और 7, 5 और 2। और कोऑर्डिनेट ऑफ आर दिया हुआ है हमारे पास 3 और 4। हमने ओ निकालना है, सही है ना, सरकम सेंटर। और रेडियस ऑल्सो, रेडियस कह रहा निकालने के लिए, रेडियस ऑफ द सरकम सेंटर निकालना है हमें, ठीक है जी। तो हम लेट कर लें ओ एक्स वाई बी द रिक्वायर्ड सरकम सेंटर, जिसकी वैल्यू निकालनी है, सही है, और रेडियस भी निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू बाय डेफिनेशन या फ्रॉम फिगर, लेंथ ऑफ ओ पी इक्वल है लेंथ ऑफ ओ क्यू के, और ये इक्वल है लेंथ ऑफ ओ आर के, और ये सब इक्वल है रेडियस के। सही है ना। रेडियस निकालने के लिए अब हम कोई एक लेंथ निकाल लेंगे। तो पहले मैं ओ पी को ओ क्यू के इक्वल ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे कोऑर्डिनेट निकालने हैं, दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, दो इक्वेशन बनानी है मुझे कम से कम। तो पहले मैं ये ले रहा हूँ कि ओ पी इक्वल है ओ क्यू के। ओ पी डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी, ये रहा ओ और ये रहा पी। x1 y1 x2 y2, तो x2 y2 की जगह ये ले लें हम, ज़रा आसानी होगी। y2 की जगह y है और y1 की जगह 1 है।
हालांकि वो मैंने पहले लिखा, उसके कोऑर्डिनेट को मैंने कहा x1 y1 ले लेंगे, जो बाद में लिखा उसके कोऑर्डिनेट को। यहाँ चूंकि वेरिएबल है इसलिए पहले वाले को बाद में लिख दिया, बाद वाले को पहले लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y2 - x2 - x1 x - 2 ओ क्यू, लेंथ ऑफ ओ क्यू, ये रहा ओ और ये रहा क्यू। y2 - y1 y - 2 स्क्वायर x - 5 स्क्वायर। जाहिर सी बात है मुझे वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन बनानी है, रूट से बाहर निकालना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करना है। मैं थोड़ा स्टेप वाइज कर रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्ट ओपन भी कर सकता हूँ। स्क्वायर करने से रूट कैंसिल, y - 2 होल स्क्वायर x - 5 होल स्क्वायर। ओपन कर लें इसे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, सबको अरेंज करके एक तरफ कर दें। तो ये मेरे पास पहले से है 4x और यहाँ 10x है, इसको यहाँ ले आए, यहाँ 4x माइनस का है, 10x माइनस का था प्लस का हो गया, 2y पहले से है माइनस का, यहाँ से 4y प्लस माइनस का, यहाँ आने के बाद प्लस का हो जाएगा, ये 4 और 1 5 हो जाएगा, और ये 25 प्लस 4 29 हो जाएगा, यहाँ आके माइनस का 29 हो जाएगा। 10 में से 4 निकालेंगे बच जाएगा 6, 4 में से 2 निकालेंगे बच जाएगा 2, 29 में से 5 निकालेंगे 24 इक्वल टू 0, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा, 3x प्लस वाई माइनस 12 इक्वल टू 0, ये बच जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 12 इक्वल टू 0, इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन बन गई, मैंने ओ पी को इक्वल ले लिया ओ क्यू के, एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए आपकी मर्जी है, ओ क्यू को ओ आर के इक्वल ले लें या ओ पी को ओ आर के इक्वल ले लें। तो मैं ले रहा हूँ ओ पी, लेंथ ऑफ ओ पी इक्वल है लेंथ ऑफ ओ आर के। तो लेंथ ऑफ ओ पी वही फार्मूला y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ओ आर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। सही है, ये रहा y2 y माइनस 1 x माइनस 2 y माइनस 1 x माइनस 2 ओ आर, ओ ये रहा और आर ये रहा, तो y माइनस 4 x माइनस 3, वही स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा y माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का स्क्वायर। ओपन कर लें इसे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ आके माइनस का हो जाएगा, माइनस 4x है, माइनस 6 है, यहाँ आके प्लस का हो जाएगा, माइनस 2y है, माइनस 8y है, यहाँ आके प्लस का हो गया, 4 और 1 5, 16 और 9 25, यहाँ आके माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 में से 4 निकालेंगे 2x, 8 में से 2 निकालेंगे 6y माइनस 20 इक्वल टू 0, 2 कॉमन आ रहा, बच जाएगा x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दें। दो इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी, आप इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लें। मैट्रिक में आप इसे क्रैमर्स रूल से भी सॉल्व करके आए, मैट्रिक्स मेथड से भी सॉल्व करके आए दो इक्वेशन को। सही है, अच्छा, और आपकी मर्जी जो है ना, सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ कर लें, एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दें, जिस तरह चाहें उस तरह सॉल्व कर लें, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। मैं सब्सटीट्यूशन मेथड सॉल्व यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है जी। आइए मैं लगाता हूँ इसमें, इसी से वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं एक्स की, फ्रॉम 2 से। एक्स की वैल्यू निकालना हो, ये हो जाएगा 10 माइनस 3y, इक्वेशन नंबर 3, इसको पुट कर दें।
इन इक्वेशन नंबर 1 ये रहा 1, 3x की वैल्यू आ गई 10 माइनस 3y प्लस वाई -12 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 9y प्लस वाई -12 इक्वल टू 0। 30 में से 12 निकाल देंगे बच जाएगा 18, माइनस 9 में से 1 निकालेंगे 8y इक्वल टू 0। y की वैल्यू चाहिए तो 8y इक्वल हो जाएगा, इसको वहाँ ले गए प्लस का हो गया इक्वल टू 18। ठीक है जी, y की वैल्यू निकालेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 8, कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 4, y की वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू को पुट करना इन इक्वेशन नंबर 3 में, x की वैल्यू आ जाएगी 3, ये रहा x इज इक्वल टू 10 माइनस 3, y की वैल्यू है 9 डिवाइडेड बाई 4, तो 10 माइनस 27 डिवाइडेड बाई 4, एलसीएम ले लें 4, ये हो जाएगा 40 माइनस 27, तो ये बच जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 4 x। तो कोऑर्डिनेट ऑफ वो आ गया, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर जिसे मैंने ओ से रिप्रेजेंट किया, उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 13/4 कॉमा 9/4। अब हमारा काम रह गया रेडियस निकालना, सही है ना, रेडियस निकालना है। वैसे ये बहुत कम स्पेस है, मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ये तो सारा काम कर लिया ना हमने। तो रेडियस मैंने कहा कि ओ पी के भी इक्वल है, ओ क्यू के भी इक्वल है, ओ आर के भी इक्वल है, मर्जी है किसी एक के इक्वल ले लें, क्योंकि दोनों चीज़ें निकालने के लिए कह रहा। तो फॉर रेडियस, ये कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर है, फॉर रेडियस ओ पी ले लेते हैं, लेंथ ऑफ ओ पी, वही y2 माइनस y1 होल स्क्वायर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, वो आ गया हमारे पास p है, सही है। तो y2 की जगह दिया हुआ 9/4 माइनस 1, x2 की जगह दिया हुआ 13/4 माइनस 2, इसका एलसीएम ले लें 4, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4, इसका एलसीएम भी ले लें 4, ये हो जाएगा 13 माइनस 4, ये हो जाएगा 5/4, ये हो जाएगा 9/4, ये हो जाएगा 25/16, ये हो जाएगा 81 डिवाइडेड बाई 16, 16 एलसीएम आ जाएगा, सही है। तो ये बच जाएगा 25 प्लस 81, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 और 10, 106 डिवाइडेड बाई 16 को रूट से बाहर निकालेंगे 4, हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और 106 का जो पोर्शन रूट से बाहर आएगा वो भी हम लिख सकते हैं करके, दोनों सूरतों में आंसर हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास रेडियस, ये इक्वल है रेडियस के, सही है ना, यही क्या सारे इक्वल थे रेडियस के, सबका रिजल्ट सेम आएगा। तो ये दो चीज़ें आ गई हमारे पास सर्कम सेंटर, क्लियर हुआ। सर्कम सेंटर मैंने बताया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल, सही है ना, इज कॉल्ड सर्कम सेंटर की, लेकिन शर्त है कि ट्राइंगल के बाहर एक सर्किल मौजूद है, सही है ना। तो हम उस पर उस ट्राइंगल के साइडों पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा सर्कम सेंटर। पीछे बुक में डेफिनेशन दी हुई है, उन्होंने परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, सही है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कोई बात नहीं, वो लिख दें या ये लिख दें, एक ही बात है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि ए बी इज डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल पार्ट्स। पुरानी बुक में ये सवाल था कि ए बी इज डिवाइडेड इनटू n इक्वल पार्ट्स, यहाँ 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इफ ए एंड बी आर 2, 3 एंड 10 और 11 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P13। क्वेश्चन नंबर 13, हमारे पास दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है ए और एक दिया हुआ है
बी। कोऑर्डिनेट ऑफ ए दिया हुआ है आपके पास 2 और 3 और कोऑर्डिनेट ऑफ बी दिया हुआ है आपके पास 10 और 11। कह रहा है इस लाइन को n 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। पहले पार्ट का नाम दिया हुआ है P1, दूसरे पार्ट का नाम दिया हुआ है P2, तीसरे पार्ट का नाम दिया है P3 और इसी तरह ये चलता चला जा रहा है। यहाँ कहीं लिख दें P13 और ये भी चलता चला जा रहा है, ये P19 हो जाएगा। 20 इक्वल पार्ट्स में है ना। हमें कह रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ P13 निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी लाइन पे कोई पॉइंट मौजूद है, इसके मतलब वो पॉइंट ऑफ डिवीजन। अगर उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है तो अंडरस्टूड सी बात है कि वो पॉइंट ऑफ डिवीजन है। इन्फॉर्मेशन मैंने कहा एक ही होगी, इज द मिड पॉइंट और इज द बाइसेक्टर ऑफ द लाइन। इसका मतलब जो है ना मिड पॉइंट ही हुआ, बाइसेक्ट का मतलब इक्वली डिवाइड करना। सही है, तो इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ डिवीजन है। अब हमारा प्रॉब्लम यहाँ रेशो का है, तो उसने बता दिया ए और बी डिवाइडेड इंटू एन इक्वल पार्ट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा 13। अगर वो कहता फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P2 तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 दिया हुआ है, 2 लिख देते। 3 कहता तो 3 लिख देते। 13 कह रहा, लिख दिया 13। तो 20 इक्वल पार्ट्स था, तो बाकी रिमेनिंग बच गया आपके पास 7। 20 में से 13 निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, अगला वाला पोर्शन। इसका मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ P13 डिवाइडेड द जॉइन ए बी विद रेशियो 13 और 7। तो रेशियो थ्योरम यूज करेंगे। सही, हम लेट कर लेते हैं कि P13 इसको हम एक्स और वाई बी द रिक्वायर्ड पॉइंट डिवाइडेड द गिवन जॉइन विद रेशो 13 और 7 बाई रेशो थ्योरम। रेशो थ्योरम में भाई P13 निकाल रहे हैं। mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। m दिया हुआ है हमारे पास 13, x2 ये दिया हुआ है 10, n दिया हुआ है 7, x1 दिया हुआ है 2 डिवाइडेड बाई 13 प्लस m दिया हुआ है हमारे पास 13, y2 दिया हुआ है 11, n दिया हुआ है 7, y1 दिया हुआ है 3 डिवाइडेड बाई 13 प्लस 7। तो 13 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 130 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 20। ये हो जाएगा 13 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 143 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 20। तो 130 में 14 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 20। 143 में 21 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 2 6 164। ये 2 के टेबल में आ जाएगा, कैंसिल कर दें। सही है ना, 4 के टेबल से भी कैंसिल हो सकता है, 4 के टेबल में आता है तो 4 3 ज़ा 12 2 बजेगा। 4 के टेबल से करते हैं, 4 3 ज़ा 12 2 बज गया, 24 हो गया। 4 6 ज़ा 24 और 4 5 ज़ा 20। इसे 4 के टेबल से करें, 4 4 ज़ा 16 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20। तो ये आ गया कोऑर्डिनेट ऑफ P13 जिसकी वैल्यू हमें निकालनी। ये क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है जी। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर। सिंपल सा सवाल था कि ए बी को 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है और कोऑर्डिनेट ऑफ P13 वो कुछ भी कह सकता है, कोऑर्डिनेट ऑफ 5 P5 P6 P7 P18 भी कह सकता था, P19 भी कह सकता था। तो डिस्टेंस हमारे पास आ गया, रेशो हमने कंडीशन वाइज निकाला है इसका, ठीक है जी। इससे पहले वाले सवाल में भी रेशो नहीं गिवन था, लेकिन पॉइंट का नाम उसने रख दिया था ट्राइसेक्शन, तो मैंने कहा था रेशो फिक्स हो गया। आइए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि ए बी एंड सी आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी दिया हुआ है।
रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी इफ ए सी दिया हुआ है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ए बी एंड सी आर थ्री कोलिनियर पॉइंट। एक पॉइंट ए दिया हुआ है, एक पॉइंट बी दिया हुआ है, और एक सी कहीं यहाँ ले लेते हैं। इस तरफ भी ले सकते हैं, इस लाइन को आगे करके यहाँ ए लिख सकते हैं, यहाँ बी, और यहाँ सी लिख सकते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी दिया हुआ है 3 4 7 7। ए दिया हुआ है 3 4 और ये दिया हुआ है 7 और 7। कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, इसे हम एक्स वाई ले लेते हैं। और एक कंडीशन और भी दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 10 यूनिट, ए से सी तक का। ठीक है, जाहिर सी बात है सी लाइन पर है। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स की वैसे नॉर्मल सी डेफिनेशन अगर हम बताएंगे तो हम ये कहेंगे व्हेन टू और मोर देन टू पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ये दो या दो से ज़्यादा पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे, देन गिवन पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर। सही है, कोलिनियर की कंडीशन होती है हमारे पास। सही है, 9 क्लास में है ये सवाल। कोलिनियर की कंडीशन वहाँ ये इस्तेमाल करवाई गई है कि डिस्टेंस निकाला है हमने, तीनों पॉइंट दिया हुआ है, और तीनों का डिस्टेंस निकालने के बाद जो है ना किसी दो के डिस्टेंस का सम इक्वल आ जाए थर्ड के डिस्टेंस के, तो देन गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। वहाँ पे कंडीशन ये यूज हुई है। खैर वो तो वहाँ के हवाले से बात कर रहा हूँ। यहाँ तो हमने पॉइंट निकालना, वहाँ पॉइंट नहीं निकालना था, वहाँ पॉइंट दिया हुआ था। ये डिस्टेंस दिया हुआ है ए से सी तक का। मैं इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस निकालना चाह रहा हूँ। निकालते हैं, देखिए क्या होता है, क्योंकि हमारे पास कोई कंडीशन ही नहीं है। सी वैसे तो नॉर्मली लाइन पर मौजूद है, पॉइंट ऑफ डिवीजन हो गया। और बी आपको देखने में लग रहा है कि मैंने मिड में लिख दिया, ज़रूरी नहीं है मिड पॉइंट है ये। मैंने कहा ना किसी पॉइंट के बारे में जब तक बताया नहीं जाएगा कि इज़ द मिड पॉइंट या इज़ द बाइसेक्टर ऑफ द गिवन सेगमेंट, तब तक हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे कि वो मिड पॉइंट है। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी y2 माइनस y1 होल स्क्वायर x2 माइनस x1। ये ना y2 7, y1 4, y2 7, y1 3। 7 में से 4 निकालेंगे 3, और 7 में से 3 निकालेंगे 4। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 25। इसको रूट से बाहर निकालेंगे, आ जाएगा 5 यूनिट लेंथ ऑफ एरिया। इसका मतलब डिसाइड हो गया ये, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 10 यूनिट है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 यूनिट आ गया, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, सॉरी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 यूनिट आ गया। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस 5 यूनिट है, जब भी तो 10 होगा वो। इसका मतलब इसने डिसाइड कर दिया कि बी इज़ द मिड पॉइंट, बी इज़ द मिड पॉइंट। अच्छा, हमें निकालना था सी, तो मुझे लिखना चाहिए कि लेट सी एक्स वाई बी द रिक्वायर्ड पॉइंट जो हमें निकालना है। सही है ना, ये तो हमने चेक किया कि ए और बी का डिस्टेंस कितना आ रहा है, इसने बता दिया कि बी इज़ द मिड पॉइंट, तो इससे पता चल गया कि बी इज़ द मिड पॉइंट। सही है, तो बाय मिड पॉइंट फार्मूला हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे। मिड पॉइंट फार्मूला हमारे पास ये है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। मिड पॉइंट गिवन है हमारे पास 7 और 7। ये रहा x1 3, x2 ये निकालना है हमें x डिवाइडेड बाई 2, y1 दिया हुआ है 4, y2 दिया हुआ है y डिवाइडेड बाई 2। इसको भी इसके इक्वल ले लें, इसको भी इसके इक्वल ले लें। 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 प्लस एक्स इक्वल टू 14, एक्स इक्वल हो जाएगा 14 माइनस 3, एक्स इक्वल हो जाएगा 11। 4 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल है 7। ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 प्लस वाई इक्वल टू 14। वाई की वैल्यू निकालेंगे 14 माइनस 4, वाई की वैल्यू आ गई 2। कोऑर्डिनेट ऑफ सी आ गया, क्या आ गया हमारे पास 11 और सही। तो यहाँ ये कह रहा था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, और उसने कंडीशन दे दी थी।
वरना आप विदाउट रेशो हम ये कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि इसी के बारे में उसने बताया नहीं कि ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। बड़े आसान से सवाल है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बड़ी आसानी से आपकी समझ में आएगा क्या करना है। फार्मूले फिक्स्ड हैं, छोटे छोटे फार्मूले हैं, ज़्यादा बड़े फार्मूले नहीं। 15 क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज एंगुलर पॉइंट्स आर रेस्पेक्टिवली। अब हमने कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर निकालना है, सही है ना। मैं आपको वैसे ही ड्राइव करके दिखा रहा हूँ कि इन सेंटर होता क्या है। इससे पहले हमारे पास सर्कम सेंटर था। मैंने कहा था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल, सही ना। लेकिन शर्त यह है कि उस ट्राइंगल के बाहर एक सर्किल बना हुआ हो, ट्राइंगल सर्किल के अंदर हो, और इन सेंटर ट्राइंगल के अंदर सर्किल हो। मैं वैसे ही आपको क्लियर कर रहा हूँ, पहले दिखा दे, सही है ना। ये सब आपने मैट्रिक में ड्राइव भी किया है। एक ऐसा सर्किल जो ट्राइंगल के साइडों को टच करे, सर्कम सर्किल, वो जो है ना इन सर्किल कहलाता है। सॉरी, क्या कहलाता है? इन सर्किल। इन सर्किल की डेफिनेशन ये है हमारे पास, ये इन सेंटर की डेफिनेशन ये है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, इस एंगल का, इस एंगल का, ये वाला कॉमन पॉइंट हो गया, इस कॉल्ड जो है ना इन सेंटर। इन सेंटर का मतलब वही देख लीजिए, ट्राइंगल के अंदर सर्किल है, ट्राइंगल के बाहर सर्किल होगा, सर्कम सर्किल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इन सर्किल, ट्राइंगल के अंदर सर्किल, उसको हम कहते हैं इन सर्किल। उसका सेंटर जो है वो कहलाता है इन सेंटर, ठीक है। उसका पर्टिकुलर फार्मूला है, आइए देखते हैं हम। रफ साउंड ड्राइव करते हैं। 15 क्वेश्चन नंबर 15। 15 के दो पार्ट है, मैं एक कर रहा हूँ। पहला दिया हुआ है हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर के लिए एल एम एन, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है एल एम एन। मैं रफ सा बना देता हूँ दोबारा। ये इन सेंटर हो जाएगा, एल दिया हुआ है, एल दिया हुआ है हमारे पास 2 और 8, एम दिया हुआ है 8 2, और एन दिया हुआ है आपके पास 9 और 9, सही है ना। वो कह रहा है कि हुज एंगुलर पॉइंट्स आर रेस्पेक्टिवली। एंगुलर पॉइंट्स या वर्टिसेस, मैंने आपको बताया था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, किसी भी दो साइड, ट्राइंगल के दो साइड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसे हम वर्टिसेस या एंगुलर पॉइंट्स कहते हैं, सही है ना। सही है। हमने निकालना है इन सेंटर, सही। इन सेंटर निकालने का हमारे पास फार्मूला ही है। इन सेंटर को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, लेट कर लेते हैं ओ एक्स वाई बी द रिक्वायर्ड इन सेंटर, सही है। तो इन सेंटर का फार्मूला हमारे पास ही है, ये ड्राइव नहीं करना। ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी, ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। तो एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री तो सब गिवन है। प्रॉब्लम ए बी सी का है। तो ए, इस फिगर के मुताबिक एल के सामने वाले साइड को हम स्मॉल ए कहते हैं, किसी एक साइड को स्मॉल ए कहते हैं, किसी को बी कहते हैं, किसी को, अगर वर्टिसेस का नाम ए बी सी होता तो हम ए के सामने वाले साइड को स्मॉल ए कह देते, बी के सामने वाले साइड को स्मॉल बी कह देते हैं, और चाहिए तो एल एम एन दिया हुआ है, कहीं भी कुछ लिख दें। एम के सामने वाले साइड को स्मॉल बी और सी। स्मॉल ए लेंथ है, इस साइड की लेंथ, यानी ए इस फिगर के मुताबिक लेंथ ऑफ एम एन है, बी लेंथ ऑफ एल एन है, सी लेंथ ऑफ एल एम है। तो ये लेंथ निकालना होगा। लेंथ हम पहले ही निकाल चुके हैं, फॉर्मूला हमारे पास है लेंथ निकालने का। ए निकालने में लेंथ ऑफ एल एम एम एन y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, सही है ना।
एम एन, ये रहा 2, 9 माइनस 2, 9 माइनस 8, ये बच जाएगा 7 का स्क्वायर, ये बच जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 49 प्लस 1 50, 50 को रूट से बाहर निकालेंगे, कुछ पोर्शन बाहर आ जाएगा, 5 रूट, ये आ गया बी निकाल। बी इस फिगर के मुताबिक डिस्टेंस है लेंथ ऑफ एल, लेंथ ऑफ एल एन है, एल और एन के दरमियान डिस्टेंस जो है ना वो वही फॉर्मूला y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 ये एल y2 9 माइनस 8, 9 माइनस 2, वही 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 1 प्लस 49 50, रूट से बाहर निकालेंगे 5 रूट 2, बी सी, सी लेंथ ऑफ एल एम है, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, ये रहा है, ये रहा है y2 2, y1 8, 2 माइनस 8, 8 माइनस 2 माइनस 6, 6 36 प्लस 36 72, 72 को रूट से बाहर निकालेंगे, कुछ पोर्शन रूट से बाहर आ जाएगा, सही है। 72 को एलसीएम ब्रेक करके देख लीजिए, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 6 बाहर आ जाएगा, 72 को हम लिख सकते हैं 6 रूट 2, तो सी आ गया 6 रूट 2। अब निकाल लें फॉरिन सेंटर, ओ से रिप्रेजेंट किया एक्स वाई, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी, ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। भाई ये वैल्यू पुट करते, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 रूट 2, एक्स वन ये रहा 2, बी भी यही आया 5 रूट 2, एक्स टू आया हमारे पास जो है ना 8, सी भी सी आया हमारे पास 6 रूट 2 और सी एक्स थ्री आया 9, ए 5 रूट 2, बी 5 रूट 2, सी 6 रूट 2। मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है, मैं ज़रा नीचे कर दे रहा हूँ इसे कॉमा डाल के, ए 5 रूट 2, वाई वन ये रहा 8, बी 5 रूट 2, वाई टू 2 है प्लस सी 6 रूट 2, वाई थ्री 9 है डिवाइडेड बाय 5 रूट 2 प्लस 5 रूट 2 प्लस 6 रूट 2। ठीक है जी, ऊपर से रूट 2 सब में मौजूद है, रूट 2 कॉमन ले लें, 5 2 से मल्टीप्लाई होगा, 5 2 जा 10, 5 8 से मल्टीप्लाई होगा, 5 8 जा 40, 6 9 से मल्टीप्लाई होगा, 6 9 जा 54, नीचे से भी रूट 2 कॉमन ले लें, 5 प्लस 5 प्लस 6 कॉमा, इसी तरह यहाँ से 2 कॉमन ले लें, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 6 9 जा 54, यहाँ से भी रूट 2 कॉमन ले लें, 5 प्लस 5 प्लस 6, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 104 डिवाइडेड बाई 16, ये भी हो जाएगा 104 डिवाइडेड बाई 16, 4 के टेबल में आ जाएगा ये मेरे ख्याल, या 8 के टेबल में आ जाएगा, 8 1 जा 8, 2 बचा, 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, 8 हाँ सही है, 8 के टेबल में आ जाएगा, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24 और 8 2 जा 16, ये भी 8 1 जा 8, 8 3 जा 8,
तो ये आ गया कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर, ये आंसर है। ठीक है, सिंपल सा सवाल था, ज़रा लेंदी था। इन सेंटर क्या निकालना है हमने? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, एंगल के बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लेकिन शर्त यह है कि ट्रायंगल के अंदर सर्किल मौजूद हो, इस कॉल्ड जो है ना इन सेंटर। और वो था हमारे पास सरकम सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, 15 कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पी एंड क्यू is cut by x and y axis at a point A and B respectively. Find the ratio in which A and B divide PQ. क्वेश्चन नंबर 16 मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सही है ना। हमारे पास एक लाइन है P एंड Q, ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है। P Q को इस टाइप की लाइन है, आपकी मर्जी P यहाँ लिख दें, Q यहाँ लिख दें, या P यहाँ लिख दें, Q यहाँ लिख दें। P दिया हुआ है हमारे पास, कोऑर्डिनेट ऑफ P गिवन है -8 और 10। ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। ये लाइन इस तरह भी हो सकती है, x एक्सिस और y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर सकती है, नीचे भी आ सकता है। ये तो डिपेंड करेगा कि पॉइंट्स क्या आ रहे हैं उस पर। -8 P दिया हुआ है हमारे पास -8 10 और Q दिया हुआ 6 -4। इस कट बाय एक्स एंड वाई एक्सिस कह रहा, तो P इसे कह लें द पॉइंट P एंड Q। तो P यहाँ लिख देना, P एक्स एक्सिस को कट करेगा, Q वाई एक्सिस को कट करेगा। द पॉइंट P एंड Q, P दिया हुआ -8 और 10 और Q यहाँ लिख दें। Q दिया हुआ है हमारे पास 6 और -4। इस कट बाय एक्स एंड वाई एक्सिस, ये लाइन कट कर रही है एक्स एक्सिस को, और ये रहा, ये दिखा रहा हूँ मैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये एट पॉइंट ए एंड बी एक्स एक्सिस पे कट कर रही है, पॉइंट एक्स एक्सिस को कट कर रही है पॉइंट ए पर, और वाई एक्सिस को कट कर रही है पॉइंट बी पर। कह रहा फाइंड द रेशो, हमने कैलकुलेट करना रेशो, सो इन विच ए एंड बी डिवाइड द ज्वाइन पी एंड क्यू। ठीक है जी, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, ए जो है वो एक्स एक्सिस पर है, तो इससे पहले हम कर चुके हैं कि इसका मतलब यहाँ कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स होगा और कोऑर्डिनेट ऑफ वाई नहीं होगा, ज़ीरो होगा। और ये पॉइंट वाई एक्सिस पर है, इसका मतलब यहाँ कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स ज़ीरो होगा और कोऑर्डिनेट ऑफ वाई कुछ ना कुछ होगा जो मुझे पता नहीं। ठीक है, हमें यही कह रहा कैलकुलेट करने के लिए, कह रहा कि फाइंड द रेशो इन विच ए एंड बी डिवाइड द लाइन पी एंड क्यू, डिवाइड कर रहा है। ये रफ सा डायग्राम बनाया, तो हम लेट कर लेते हैं। ए कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है, हमने रेशो निकालना है, पॉइंट नहीं निकालना है, पॉइंट ऑफ डिवीजन नहीं निकालना है। लेट ए डिवाइड द लाइन, गिवन लाइन पी क्यू विद रेशो एम और एन, एम और एन के रेशो से, तो बाई रेशो थ्योरम। पॉइंट ऑफ डिवीजन ए दिया हुआ है हमारे पास, रेशो थ्योरम ये है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस। कोऑर्डिनेट ऑफ ए दिया हुआ है हमारे एक्स और 0, m हमें निकालना है, x2 ये रहा, x1 y1 x2 y2, x2 की जगह दिया हुआ है 6,
एन निकालना है, x1 दिया हुआ है -8 m प्लस एन, m दिया हुआ है हमारा, m निकालना है हमें, y2 दिया हुआ है हमारे पास -4, n निकालना है, y1 दिया हुआ है 10 डिवाइडेड बाई m प्लस एन। इसको सॉल्व करें तो x0 ये हो जाएगा 6m प्लस -8n डिवाइडेड बाई m प्लस एन, ये हो जाएगा -4m प्लस 10n डिवाइडेड बाई m प्लस एन। जाहिर सी बात है कंपेयर करेंगे, ये तो कोऑर्डिनेट है ही नहीं, ये ज़ीरो है, इससे कंपेयर कर लें, y कोऑर्डिनेट से कंपेयर कर लें, तो इसको कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा -4m प्लस 10n डिवाइडेड बाई m प्लस एन इक्वल टू 0। ये वहाँ जाके 0 हो जाएगा, ये बच जाएगा -4m प्लस 10n इक्वल टू 0। ये बच गया -4m प्लस 10n इक्वल टू 0। -4m इसको वहाँ ले जाए, माइनस का 10n, माइनस से माइनस कैंसिल, इस n को यहाँ ले आए और 4 को वहाँ ले जाए, 2 के टेबल में आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, तो रेशो आ गया कि ए डिवाइड कर रहा है इस लाइन को 5 और 2 के रेशो से, ये आंसर हो गया। इसी तरह बी के लिए हमने कैलकुलेट करना, अगर वो कहता है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, तो रेशो आ गया। अब इसको इससे कंपेयर कर लेते हैं, वाई कोऑर्डिनेट तो हमें पता है कि 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना था, इसको इससे कंपेयर करते हैं, एम और एन की वैल्यू आ गई, पुट कर देते हैं, हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन भी आ जाता। इसी तरह अब हम लेट कर लेते हैं, लेट बी डिवाइड द गिवन जॉइन विद रेशो, वही ले लें हम एम और एन, क्योंकि रेशो थ्योरम में यही इस्तेमाल हुआ है, बाई रेशो थ्योरम, या चले m1 और n1 ले लें बाई रेशो थ्योरम। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन दिया हुआ है, ये हो जाएगा m1 x2 प्लस n1 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस n1, ये हो जाएगा m1 बाई 2 प्लस n1 बाई 1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन दिया हुआ है 0 इंटू वाई, m1 निकालना है हमें, x2 ये रहा x1 y1 x2 6, n1 निकालना है हमें x1 ये रहा हमारे पास -8 डिवाइडेड बाई m1 प्लस n1, m1 निकालना है हमें, y2 दिया हुआ है -4, n1 y1 दिया हुआ है हमारे पास 10 डिवाइडेड बाई m1 प्लस n1, तो ये हो जाएगा 0 इंटू वाई, ये हो जाएगा 6m1 माइनस 8n1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस n1, ये हो जाएगा -4m1 प्लस 10n1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस n1। ठीक है, यहाँ ये कोऑर्डिनेट हमें पता है 0 है, तो इससे कंपेयर करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट से, तो ये हो जाएगा 6m1 माइनस 8n1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस n1 इक्वल टू 0। ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6m1 इक्वल टू 8n1, n1 को यहाँ ले आया, 8 डिवाइडेड बाई 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, m1 इसको रेशो फॉर्म में लिख दें 4:3, तो हैंड्स बी डिवाइडेड द गिवन ज्वाइन पी क्यू विद रेशो 4 और 3, और ए डिवाइडेड द गिवन ज्वाइन विद रेशो 5 और 2, वही बात हो गई। अगर मुझे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इस रेशो को यहाँ पुट कर दें, तो हमारे पास y की वैल्यू, अभी तो हमने तो इससे कंपेयर किया है, अब इसको इसके इक्वल ले लें, कोऑर्डिनेट ऑफ y आ जाएगा।
सॉरी, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन भी आ जाएगा। उसने कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालने के लिए नहीं कहा, जस्ट उसने कहा कि फाइंड द रेशो। सही है, ठीक है, तो हमने रेशो निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड। सही है ना, ऑफ द ट्राइंगल हुज एंगुलर पॉइंट्स। हमें एक ट्राइंगल के एंगुलर पॉइंट दिए, हमें दो पार्ट हैं, एक पार्ट मैं कर रहा हूँ, एक पार्ट आप कर लेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड निकालना है। हमारे पास तीसरी टर्म आ गई। पहली टर्म आई थी हमारे पास सरकम सेंटर, मैं वैसे ही आपको लिख दे रहा हूँ, सरकम सेंटर। इसके बारे में बताया गया था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड of a triangle is called circumcenter। so, ये सिर्फ सर्कमसेंटर की कंडीशन लिखी है मैंने, लेकिन इसके लिए शर्त है कि ट्राइंगल के बाहर, ट्राइंगल एक सर्किल के अंदर होना चाहिए। इन सेंटर था हमारे पास। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर of angles of a triangle is called incenter। ठीक है, इन सर्किल यानी ट्राइंगल के अंदर सर्किल है, उसका सेंटर हमारे पास जो है। अब हमारे पास आ गया सेंट्रॉइड। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल is called centroid। सही है, ऐसे मैं बता दे रहा हूँ। देखिए एक ट्राइंगल है, इस पर मीडियन ड्रॉ करना है। तो सारी बात है, मेरे पास कोई और तरीका नहीं है, इस साइड का मीडियन ही होगा। ये मीडियन है लाइन। जब कोई लाइन मीडियन होगी तो उसका एंड पॉइंट जो है ना वो कहलाएगा, ये वर्टिसेस दिए हमें x1 y1 x2 y2 x3 y3, एक मीडियन ये ड्रॉ किया हमने और एक मीडियन ये ड्रॉ किया। ये तीनों जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ ट्राइंगल वगैरह नहीं बना हुआ है, सॉरी यहाँ सर्किल नहीं बना हुआ है, सिंपल ट्राइंगल है। ठीक है ना, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल, ये लाइन मीडियन है। जब कोई लाइन मीडियन हो तो उसका एंड पॉइंट मिड पॉइंट कहलाता है, यानी ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट होगा। अगर हमें कभी ये पॉइंट निकालने की ज़रूरत पड़ गई तो हम इन दोनों के दरमियान मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे, ये पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह ये पॉइंट भी मिड पॉइंट है, इन दोनों के दरमियान मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे, ये आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों के दरमियान मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे, ये आ जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड जो है ना सेंट्रॉइड। और उसको निकालने का फार्मूला है हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ सेंट्रॉइड ही निकालने के लिए कह रहा। वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल दिया हुआ है। सही है, तो ये दिया हुआ है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट 1 कर रहा हूँ, 2 आप कर लीजिएगा। एक ट्राइंगल के वर्टिसेस दिया हुआ है, सेंट्रॉइड निकालना। सेंट्रॉइड को ज़्यादातर हम कैपिटल जी से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, पुरानी बुक में था कि जी से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो वर्टिसेस दिया हुआ है A1 और 3, बी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 1 और 3। सही है ना, उसने एक ही पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे ABC है, उसने मिस कर दिया। ए दिया हुआ है 1 और 3, बी दिया हुआ है 2 और 7, सी दिया हुआ है 5 एंड 6। हमें भाई सेंट्रॉइड निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन निकालना
ये वाला पॉइंट निकालना है। सेंट्रॉइड को पॉइंट है, ये भी जी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। x1 की वैल्यू दी हुई है 1, x2 की वैल्यू दी हुई है 2, x3 की वैल्यू दी हुई है 5, y1 की वैल्यू दी हुई है 3, y2 की वैल्यू दी हुई है 7, y3 की वैल्यू दी हुई है 6। ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 3 और ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 3। ये आ गया हमारे पास सेंट्रॉइड। ये आंसर हो गया। ठीक है जी, दूसरे पार्ट में भी यही करेंगे, हमें कोई फार्मूला वगैरह ड्राइव करके नहीं लाना, सिंपल यही काम करना है। तो ये आया सेंट्रॉइड। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 79 एंड -11, फाइंड अ पॉइंट ऑन द लाइन हुज ऑर्डिनेट इज 4। कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन है जो इन दो पॉइंट से पास हो रही है। पहला पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास 7 और 9, और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास -1 और 1। कह रहा है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन अ लाइन, उस लाइन पर हमने एक पॉइंट निकालना है। हुज ऑर्डिनेट, उसके ऑर्डिनेट की वैल्यू दी हुई है। हम यहाँ ले लेते हैं। अगर आपको देखने में लग रहा है ये मिड, तो ये मिड नहीं है। मैंने आपको बताया किसी भी लाइन पर कोई पॉइंट मौजूद है तो वो मिड पॉइंट नहीं होगा। मिड पॉइंट वो बताएगा, देन हम उसे कंसीडर करेंगे मिड पॉइंट। सही है ना। और अगर नहीं बताएगा तो अंडरस्टूड सी बात है, वो पॉइंट ऑफ डिवीजन है। कह रहा हुज ऑर्डिनेट इक्वल टू 4। हमारे पास दो टर्म है, एक टर्म है ऑर्डिनेट, वैल्यू ऑफ y को कहते हैं, और एक टर्म है एब्ससीसा, वैल्यू ऑफ x को कहते हैं। तो उस पॉइंट का ऑर्डिनेट गिवन है, एब्ससीसा की वैल्यू नहीं गिवन है। कह रहा है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द लाइन, उस लाइन पर एक पॉइंट निकालना है जो जिसका ऑर्डिनेट दिया हुआ है 4। इसका मतलब मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो अब बात वहीं आ गई कि ये पॉइंट ऑफ डिवीजन है, तो रेशो तो गिवन नहीं है हमारे पास। सबसे पहले मुझे रेशो निकालना पड़ेगा। इसे हम ले लें, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए, इसे दे देते हैं बी, और इसे दे देते हैं सी। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि लेट, ये जो पॉइंट था इसको मैंने ए का नाम दिया, इसको मैंने बी का नाम दिया, बी द गिवन पॉइंट्स। सही है। और जो हमने निकालना है उसको मैंने सी का नाम दिया, बी द रिक्वायर्ड पॉइंट्स। ठीक है, तो पहले हम लेट कर लेते हैं, ये लेट किया, हम लेट कर लेते हैं अगेन सी, एक्स और 4। सही है ना। बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, सही है ना। या ये तो लिख चुके हैं, हम लिख दें सी डिवाइडेड द गिवन पॉइंट ए बी विद रेशो एम और एन। इस रेशो से डिवाइड कर तो बाई रेशो थी। ये वही क्वेश्चन नंबर 16 की तरह है, जो मैंने कहा कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालना है। वहाँ तो रेशो निकालने के लिए दिया हुआ था, रेशो निकाल लिया था हमने। मैंने कहा था कि वो रेशो अगर हम पुट कर देंगे तो पॉइंट ऑफ डिवीजन भी आ जाएगा। तो यहाँ रेशो निकाल के पुट करना होगा। तो रेशो थ्योरम हमारे पास ये है, सी पॉइंट ऑफ डिवीजन है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n।
m/2 प्लस n/1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन दिया हुआ है x, 4। m निकालना है, ये रहा x1 y1, x2 की जगह दिया हुआ है -1। n निकालना है, x1 की जगह दिया हुआ है 7 डिवाइडेड बाई m प्लस n। m निकालना है, y2 की जगह दिया हुआ है 1। n निकालना है, y1 की जगह दिया हुआ है 9 डिवाइडेड बाई m प्लस n। सही है। ये x, 4 पॉइंट ऑफ डिवीजन, ये हो जाएगा -m प्लस 7n डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये हो जाएगा m प्लस 9n डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है जी, कंपेयर कर लें, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इससे कंपेयर कर लें। इज इक्वल टू 4, तो ये m प्लस 9n 4, ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4m प्लस 4n। इस m को यहाँ ले आए, ये m पहले से -9n, ये बच जाएगा -3m, ये बच जाएगा -5n, माइनस से माइनस कैंसिल, n को यहाँ ले आए, 5 अपनी जगह पे, 3 वहाँ चला गया, तो ये आ गया रेशो। रेशो निकालने के लिए नहीं कह रहा था हमें, तो कह रहा कोऑर्डिनेट निकालना है, हमें कह रहा कोऑर्डिनेट निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना। अब x से कंपेयर करेंगे, x का कोऑर्डिनेट ये है -m प्लस 7n डिवाइडेड बाई m प्लस n। m की वैल्यू आ गई 5, n की वैल्यू आ गई 3, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 3, 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाई 8, 16 डिवाइडेड बाई 8 कैंसिल हो जाएगा। आ गया कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ सी, यही तो निकालना था पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट। एक उसने दे दिया था, दूसरा हमें निकालना था, आ गया 2 और ये 4 दिया। ठीक है ना, वो कह रहा था कि स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट, फाइंड अ पॉइंट ऑन द लाइन हुज ऑर्डिनेट इक्वल टू 4। कोऑर्डिनेट तो निकालने की ज़रूरत नहीं थी 4, तो उसके लिए मुझे रेशो निकालना पड़ा। कह तो नहीं रहा था रेशो निकालने के लिए, लेकिन इसके बगैर निकलता नहीं। ठीक है जी, तो ये कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 7.1। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द अपलोड कर दूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।